very warm welcome to all of you to my channel. This side the studious girl welcoming you all once again to another lecture and part 2 for class 12 chapter 4 history, thinkers, beliefs and buildings. So let's start with once again. So as I said, we are going to continue with the chapter and today we are going to start from this. Lastly, we read about the followers of Buddha, जहाँ पे हमने संघ और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, भिक्खुज एंड भिक्खुनीज। तो आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बात बता दूं आपको कि ये जो सांची स्तूप था, ये उसके ऊपर ईस्टर्न गेटवे पे सिर्फ एक ये तो एक छोटा सा पार्ट है, बट पूरे स्तूप पे ऐसी चीजें एनग्रेव थी। अब आप ध्यान से देखना चाहो अगर, एक्सक्यूज मी, तो इसमें एक स्टोरी डिपिक्टेड है कंप्लीटली। यहाँ पे आप काम करने वाले देख सकते हो, यहाँ पे आप एनिमल्स देख सकते हो, यहाँ बर्ड्स देख सकते हो, यहाँ आप राजा लोग देख सकते हो, इधर आप लोग आर्चर देख सकते हो, लोग हैं, राजा है, मिनिस्टर्स है, वॉर का सीन है, तो सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। तो वही कि पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई थी। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम कम्प्लीटली नहीं बता सकते, बट अगर हम पूरा देखें तो जरूर थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगेगा। सो बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। जो लॉर्ड बुद्धा का धम्मा जो प्रोपोगेट करते थे वो उनके रहते हुए तो फैला ही था, बट उनकी लाइफ जब वो डाई हो गए, व्हेन ही डाइड, उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से स्प्रेड किया उनके डिसाइपल्स ने। एज इट appealed to many people dissatisfied with existing religious practices and confused by the rapid social changes taking place around them. ज़्यादातर उन लोगों ने प्रोपोगेट करना शुरू किया धम्मा, जो लोग हिंदू या किसी भी रिलीजन से जो साथ साथ कभी भी रूल्स बदल जाते थे, उनको अगर वो लोअर कास्ट के हैं तो उन टीज किया जाता था उस चीज़ के लिए किसी भी रिलीजन में। तो वो लोग जो ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्होंने धम्मा को प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। The importance attached to conduct and values rather than the claims of superiority, based on the emphasis placed on metta. Metta means fellow feelings and karuna compassion. मतलब ये दो वर्ड्स हैं, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो मेटा मतलब आपस के लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, और करुणा मतलब किसी की तरफ कंपैशन दिखाना, हेल्प करना किसी की। तो स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन oneself were ideas that drew men and women to Buddhist teachings. ज़्यादातर जो किसी से कमज़ोर थे या लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे किसी भी रिलीजन में, उन लोगों ने ज़्यादा कन्वर्जन किया बुद्धिज्म की तरफ, क्योंकि वो वहाँ से परेशान हो गए थे। सो देयर आर 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हु हैड कैरीड हिज टीचिंग्स धर्मा एंड हैड स्प्रेड बुद्धिज्म फार वाइडर. दे वर सारिपुत्रा, मोगलाना, महाकश्यपा, सुबुति, पूर्णा, कर्त्याना, अनुराधा, उपाली, राहुला, आनंदा. आनंदा कौन थे? आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आनंदा वाज द वन जिन्होंने मेडिटेट किया और उनके मेडिटेशन से खुश होकर लॉर्ड बुद्धा ने वुमन को एंट्री दी थी संघ में. नाउ वी कम टू द स्तूपास. अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. कुछ जगह थी, जैसे अब होता है ना, हमारी गवर्नमेंट किसी जगह को बोल लेंगे यहाँ से ये हुआ, यहाँ से वो हुआ. आज तो फिर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मीडिया है, प्रेस है, सब चीज़ें, तो हमें पता चल जाते हैं सबके ओपिनियंस, और उससे ही हम अपना ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं. बट एक टाइम था जब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पर जो जिसने जैसे बोल दिया वैसे मान लिया जाता था. अगर कहीं पे कोई पत्थर मिला है जिसकी शेप सपोज करिए कि रिजेंबल कर रही है किसी घोड़े से, किसी चूहे से, तो लोग उसे मान लेते थे कि यहाँ पे गणेश जी आए होंगे, तो ये उनके मूषक की, उनके वाहन की मूर्ति है और इसकी पूजा करो. वो सेक्रेड हो जाती थी वही जगह. तो ऐसे ही उस टाइम पर स्तूपास को भी, स्तूपास कुछ जगह थी, कुछ स्पेसिफिक स्तूपास जिन्हें सेक्रेड बोला जाने लगा था कि हाँ यहाँ पूजा होती है. So these included sites with special trees or unique rocks or sites of inspiring natural beauty. पहले के टाइम में रिलीजियसली ज़्यादा लोग कनेक्ट करते थे rather than साइंटिफिकली. हो सकता है यहाँ पर जो यूनिक रॉक्स वगैरह लिखी हैं वो उस टाइम पर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, या कोई बाढ़ आई तो विद इन द अर्थ क्रस्ट से, कहीं से क्रस्ट से निकला कोई रॉक, बट स्टिल उस वहाँ पर लोग उस टाइम रिलीजियसली ज़्यादा रिलेट करते थे, तो वो लोग उसे कुछ भविष्यवाणी टाइप मान लेते थे. These sites with small shrines मतलब छोटे छोटे मंदिर टाइप attached to them were sometimes described as चैत्यास.
चैत्या's word is derived from the word चिता which is a funeral pyre. तो उससे डिराइव्ड है ये वर्ड. और चैत्यास बोला जाने लगा था जहाँ पर छोटे छोटे उनसे अटैच्ड टेम्पल टाइप मिले थे. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास. अब आ जाइए इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन बुद्धास लाइफ. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है. सो पहला जहाँ पर वो बॉर्न हुए थे वो था लुम्बिनी. इट इज इन नेपाल. वेयर ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट इज बोध गया जो बिहार में है. वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन इज सारनाथ जो वाराणसी में है. एंड वेयर ही अटेन्ड निब्बाना. निब्बाना मतलब एंडिंग द साइकिल ऑफ कर्मा. इज ही वेयर ही डाइड. निब्बाना मतलब डाइड. तो ये था कुशीनगर में जो कि है यूपी में. ओके. सो ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सैक्रेड. जैसे जैसे लोगों को पता लगना यहाँ बुद्धा जन्म हुआ, यहाँ पे वो एनलाइटन हुए, यहाँ पे उनका सेरेमन फर्स्ट सेरेमन हुआ था, यहाँ पे वो मरे. तो उन जगहों को धीरे धीरे लोगों ने पहचाना, वो सेक्रेड कहलाए जाने लगे, मतलब पूजा करने वाली जगह. वी नो दैट अबाउट 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar at Lumbini to mark the fact that he had visited the place. तो उनके मरने के करीब 200 साल बाद अशोका इरेक्टेड अ पिलर. वहाँ पर उन्होंने अपने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाने वाले थे उनको ऑर्डर दिया था कि लुम्बिनी जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था वहाँ पर एक पिलर खड़ा कर दिया जाए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये अशोका ने ये प्लेस विजिट किया था. There were other places too that were regarded as sacred. सिर्फ स्तूपा ही नहीं, कुछ और जगह भी थी जिन्हें sacred बोला जाने लगा था. This was because the relics of Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. These were mounds known as stupas. तो स्तूपास ज़्यादातर वहाँ जगह पे बने हुए हैं जहाँ पर या तो बुद्धा के बॉडली रिमेन्स है या फिर उनकी यूज़ करी हुई कोई चीज़ वहाँ पर दबाई गई है और उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता था उसे स्तूप बोला जाता था. ठीक है. तो स्तूप को भी सेक्रेड माने जाने लगा. सिंस दे कंटेन्ड रेलिक्स रिगार्डेड एज सेक्रेड, क्योंकि उनके पास बॉडली रिमेन्स थे अब बुद्धा के उसके अंदर, तो उन्हें सेक्रेड बोला जाने लगा था. द एंटायर स्तूप केम टू बी वेनरेटेड एज एन एम्बलम ऑफ द बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म. तो स्तूप को एक निशानी या एक एम्बलम जिसे हम कहते हैं माना जाने लगा. मतलब अगर कहीं स्तूप है तो ये माना जाने लगा कि बुद्धिज्म के लिए है. According to Buddhist texts known as Ashoka Vandana, Ashoka distributed portions of Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over there. मतलब अगर जब अशोका धम्मा प्रोपोगेट करने लगे थे उस टाइम पर उन्हें जितने भी रेलिक्स वगैरह मिले हैं बुद्धा के, उन्होंने उन्हें पूरे इम्पोर्टेंट टाउन्स में स्प्रेड कराया और उनके ऊपर स्तूपास के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर दे दिए थे. Inscriptions found on the railings, pillars of stupa record donations made for building and decorating them. Some donations were made by kings such as Satavahanas. कुछ डोनेशंस उन्होंने रेलिंग्स और पिलर्स पे लोगों ने नाम लिखवा रखे हैं अपने जिन्होंने डोनेट किया था स्तूपा बनवाने में और डेकोरेट करने में. तो जो डोनेशंस है वो कुछ तो हैं जैसे राजा से भी हैं जैसे सतवाहनास. कई जो गिल्ड में लोग रहते थे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ सेम काम करते हैं जैसे क्राफ्ट्समैन, तो गिल्ड्स के भी नाम लिखे हुए हैं. आइवरी वर्कर्स, जो आइवरी होती है जो टास्क होता है ना एलिफेंट का, उसका जो काम करते थे, वो फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवेज एट सांची. तो जो आइवरी वर्कर थे उन्होंने किसी एक गेटवे को बनवाने में भी फाइनेंस में हेल्प की. हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन वर मेड बाय वुमेन एंड मैन हु मेंशन देयर नेम्स. काफ़ी सौ मैन और वुमेन्स ने भी डोनेशन किया था जिससे उनका नाम उस दीवार पे लिखा जा सके. समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम. तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम ही नहीं जगह का नाम भी लिखना शुरू कर दिया जहाँ से वो आते थे. एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशन, उन्होंने अपना नाम ऑक्यूपेशन में क्या काम करते हैं वो भी लिखा और अपने रिलेटिव्स के भी नाम लिख जाते थे. जैसे होता है ना कि अगर भंडारा हो रहा है तो जो आदमी है वो अपने लिए खाना लेता है, बट होते हैं कई लोग जो अपने एक साथ साथ अपनी फैमिली का भी पैक करा के चलते हैं. तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू मी. मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ. तो वो एक गलत चीज़ होती है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर किसी ने डोनेट किया है तो आप उन्हें इन्फॉर्म करो कि वो भी डोनेट करें, रादर देन आप डोनेट करो और नाम लिख दो पूरे घर के, तो वो गलत चीज़ हो जाती है. तो वही चीज़ यहाँ पे लोग करते हैं उस टाइम पर. भिक्खूज एंड भिक्खुनीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स. तो जो भिक्खूज और भिक्खुनीज
जो संघा के पार्ट होते थे उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है इन मॉन्यूमेंट्स को बनवाने में। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। सो द स्तूप मीन्स अ हीप, मतलब कुछ चीज दबी हुई है, उसके ऊपर चीजें रखी हुई हैं। Originated as a simple semicircular mound of earth called अंडा। तो आप ये देखिए कि ये जो ऐसा है ना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो ये ओवल शेप है, तो इसे अंडा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया पिक्चर में बिकॉज पिक्चर वाज अ ब्रॉड वन, तो इसे अंडा बोला जाता है। नाउ वी कम above the anda was the harmica, a balcony like structure that represented the abode of gods. So this is the balcony like structure, इसे abode of gods बोला जाता है, इसे harmica बोला जाता है। Arising from harmica was a mast called yashti. This is the yashti, ये छोटा सा मास्ट है ना, इसे यष्टि बोला जाता है। मतलब यष्टि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ना स्ट्रेट, इसे यष्टि बोला जा रहा है। ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी और अम्ब्रेला। तो ये जो सर्कुलर दिख रहा है आपको यष्टि के ऊपर, ये हमारे छतरी है। अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग सेपरेटेड द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। तो माउंट के पास स्टेयरकेस है, ये जो स्टेयरकेस दिख रहा है आपको अंडा के पास, ये स्टेयरकेस से और ये वाले से वो सेक्युलर वर्ल्ड से सेक्रेड जगह को डिफरेंस कर देते थे उसमें। अब उठ गई ना ये रेलिंग की वजह से, ये जगह उठ गई, तो उस जगह से अब जमीन से वो अलग हो गया सेक्रेड प्लेस। वर्शिपर्स एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, जैसे मैंने बताया था ये ईस्टर्न गेटवे है, ये भी कट गया है ब्रॉड पिक्चर की वजह से। एंड वॉकड अराउंड द माउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पूरे स्तूप के अराउंड वॉक करते थे। माउंट ऑन द राइट इमिटेटिंग द सन्स कोर्स थ्रू स्काई, जैसे सन्स कोर्स, जैसे सन चलता है पूरे यूनिवर्स में, वैसे यहाँ से घूमते थे पूरे स्तूप के अराउंड। Now we come to the fate of Amravati and Sanchi Stoop. So in 1796, a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at Amravati. इसका मतलब यह है कि 1796 से पहले ही अमरावती का स्तूप बिखर चुका था, तो जो ruins बचे थे, मतलब जो pieces बचे थे गिरे हुए अमरावती स्तूप के, उनके ऊपर ये राजा चढ़ गया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये सब कुछ गिरा हुआ है, मतलब इसके नीचे कोई खजाना है, तो वो उसे ढूंढना था, तो उसके लिए उसे तोड़ दिया उसने पूरा। So he decided to use this stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a heap. तो यहाँ पे एक चीज और पता चल गई कि उन्होंने जो तोड़ा ये सिर्फ ट्रेजर के लिए नहीं तोड़ा था, उन्हें उसमें जो लगे पत्थर थे वो भी उन्हें यूज करने थे। Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. Although he found several pieces of sculptures and made detailed drawings of them, these reports were never published. जो कॉलिन मैकेंजी ने पब्लिश की रिपोर्ट जो बनाई थी उन्होंने, वो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई। In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, which was now called Andhra Pradesh, तो इनके कमिश्नर जो थे वाटर एलॉयड थे। ईयर्स आपको ये याद रखने पड़ेंगे। उन्होंने अमरावती विजिट किया, उन्होंने काफ़ी स्कल्पचर जो पैनल्स उन्हें मिले रियून्स में से वो उन्होंने कलेक्ट किए और उन्हें वो मद्रास ले गए। These came to be called as the elite marbles after him. तो जितने भी मद्रास में इस तरीके के मार्बल्स मिले हैं अमरावती से सेम रिलेटेड, तो वो उन्हें elite marbles कहलाया जाने लगा, क्योंकि ये इन्हें ले गए थे वाटर एलॉयड, तो इनको ही इनके नाम से जाने लगा इन मार्बल्स को। He also discovered the remains of the western gateway and came to the conclusion that structure at Amravati was one of the largest and most magnificent Buddha stupa ever built. तो उन्हें एग्जीक्यूट करते टाइम उन्हें वेस्टर्न गेटवे का भी पता लगा कि कहाँ पे था, तो वेस्टर्न गेटवे से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस बुद्धिस्ट रिलीजन में सबसे बड़ा और सबसे मैग्निफिसेंट स्तूपा था जो कि गिर गया, और इनके बाद सांची स्तूपा आज की डेट में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट रिलीजन का स्तूप इंडिया में है। So by the 1815, some of the stone slabs from Amravati had begun to be taken in different places. 1850s मतलब वाटर लॉयड के आने के बाद, आने से पहले 4 to 5 years पहले, वहाँ से स्लैब्स ऑफ स्टोन, जो स्टोन स्लैब्स होते थे, मतलब जो थोड़े बहुत रूम्स में पड़े हुए थे या कुछ मतलब पूरा नहीं टूटा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वहाँ से वो ले जाना शुरू हो चुका था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गया कलकत्ता में,
लंदन भी गया था और इंडियन ऑफिस इन मद्रास भी गया था। मद्रास पहले, सबसे पहले तो यहीं पर कॉलिन मैकेंजी ले गए थे मद्रास, आई एम सॉरी कॉलिन मैकेंजी नहीं, वॉटर एलॉयट ले गए थे मद्रास। उसके बाद यहाँ पर और लोग आए, जितने ने भी एग्जीक्यूशन करने का सोचा वो लोग भी धीरे धीरे ले जाने लगे। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता गया, इंडियन ऑफिस इन मद्रास मद्रास गया, फिर कई लंदन भी ले गए, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो लंदन ले गए जिनके हाथ लगा। It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administrator. In fact, any new official in the area continued to remove sculptures from the sites on the ground that earlier officials had done to the same. अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपके स्कूल में कोई रूल बना है और वो रूल किसी बच्चे ने तोड़ा, उसको डांट नहीं पड़ी, तो आप भी वही चीज करने की सोचोगे ना कि कोई डांट तो रहा नहीं, मैं भी कर लेता हूँ, क्या जाता है। तो वही चीज यहाँ पे थी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो कुछ चीजें वो ले गए थे स्कल्पचर्स हमारे अमरावती स्तूप से, और उन्होंने अपने गार्डन में जाके सजा लिए। तो जो नया ऑफिशियल अपॉइंट होता था ना, वो भी यही काम करना शुरू कर देता था कि उसे तो कोई रोक टोक नहीं थी, मैं भी करूंगा। तो वही चीज लिखी गई है कि सब चीजें वो लेते चले गए। So one of the men amongst British officials had a different point of view and he was an archaeologist named H.H. Cole. अच्छा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे आजकल बोला जाता है कि बहुत हॉट टॉपिक है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ। तो हिंदू मुस्लिम को बोला जाता है कि वो लड़ते नहीं हैं, बट हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, क्योंकि वो इंसान हैं, वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं मानती। तो हिंदू और मुस्लिम को बोला जाता है, उनकी कोशिश की जाती है कि लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि हर इंसान सेम नहीं होता। जैसे ब्रिटिश के ज़्यादातर ऑफिशियल्स ले जाते थे हमारे इंडिया से चीज़, बट एक आए H.H. कोल, जिन्होंने बोला कि जितने भी इंडिया के स्कल्पचर्स हैं वो इंडिया में ही रहने चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करा जाना चाहिए। जो इंडिया की चीज़ है वो इंडिया में रहे, भले ही प्लास्टिक कास्ट बाहर चला जाए, बट ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल जगह पर ही रहनी चाहिए। तो H.H. कोल वॉज द वन, उन्होंने बहुत कोशिश की। He wrote, "It seems to me suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art." ये बहुत हिम्मत की चीज़ है कि अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाना। तो वो ब्रिटिशर थे और उन्होंने बोला कि बहुत गलत चीज़ है कि जो ओरिजिनल वर्क जहाँ पे मिला है वो वहीं रहना चाहिए। तो he believed that museums should have plaster cast families of sculptures, whereas the original should remain where they have been found. तो ये H.H. कोल का पॉइंट ऑफ व्यू था। Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities. वो authorities को मानने में नहीं हुए, बल्कि हो सकता है उनको ही थोड़े बहुत डांट पड़ गई, अपने पोजीशन से हाथ धोना बढ़ाओ, क्योंकि वो अपने लोगों के अगेंस्ट और उनके लोग उस टाइम पावर में थे। तो अथॉरिटीज अबाउट अमरावती तो वो नहीं बचा पाए, वो पूरा खराब हो गया था। Although his plea for in situ, which is on the spot preservation, was adopted in the case of सांची। इसका मतलब सांची स्तूप को प्रिजर्व करा गया किसके कहने पे, H.H. कोल के प्ली पर, ठीक है। तो व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1880, सांची कब डिस्कवर्ड हुआ, 1880 में, 3 of its 4 gateway was still standing and the 4th was lying on the spot where it had fallen and the mound was in good condition. Even so, it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, so it stands, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory. अमरावती खत्म हो गया, सांची स्तूप कुछ फैक्टर्स की वजह से बच गया। आई थिंक सांची स्तूप सबसे पहले तो H.H. कोल की प्ली की वजह से बच गया, और दूसरी चीज़ की जो वहाँ के रूलर रहे होंगे उस टाइम पर, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहान बेगम, इनके एफर्ट्स से बच गया सांची स्तूप। तो सांची स्तूप के लिए भी कोशिश पूरी करी गई थी कि पेरिस या लंदन चला जाए, बट फैक्टर्स से वो बच गया। Now we come to the sculptures. You may have seen under wandering storytellers. Wandering storytellers जो वही मतलब जो पूजा पाठी लोग या नोमैड्स जैसे जो लोग घूमते रहते हैं ना इस चीज़ की तलाश में, वैसे ही ये लोग भी होते थे जो घूमते रहते थे और स्टोरीज सुनाते रहते थे जो भी उनके एक्सपीरियंस से थी। कैरिंग स्क्रोल्स, जो स्टोरी टेलर्स होते थे वो स्क्रोल्स लेके जाते थे। स्क्रोल्स जो होते हैं ना, जो बुद्धिज्म में, अगर आप कभी देहरादून साइड गए हो, क्लेमेंट टाउन एक जगह है,
वहाँ पर वो स्क्रोल्स होते हैं, जैसे बुद्धिज्म में उन्हें फेथ के लिए माना जाता है कि उन्हें घुमाएं तो आपकी फेथ पूरी होती है, तो वो चीज़ थी। उन्हें चरण चित्रास बोलते थे, जो क्लॉथ या पेपर के बने होते थे और उन पर पिक्चर्स बनी होती थी जो बता रही होती थी कि क्या है स्टोरी। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता था जो पेपर या क्लॉथ पे होता था, और वो पूरी पिक्चर से ही वो पूरी स्टोरी पता चल जाती थी, तो उससे चरण चित्रास बोला जाता था। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। However, art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from Vesantara Jataka. तो जिन्होंने वो सीन को केयरफुली देखा है जो चरण चित्रा पे मिला है, उसे पढ़ा जाए अगर, चरण चित्रा पे नहीं, जो सांची स्तूप पे मिला है, तो मैंने आपको ईस्टर्न गेटवे की पिक्चर दिखाई, वो उसी का एक पार्ट थी। तो जो सांची स्तूप पे स्कल्पचर मिला है, उसे केयरफुली अगर पढ़ा जाए तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो वेसंतरा जटाका का सीन है। तो वेसंतरा जटाका एक स्टोरी थी जहाँ पर एक प्रिंस था और उसने अपना सब कुछ दे दिया और अपनी फैमिली को लेके वो फॉरेस्ट में रहने चला गया था। ठीक है, ये भी एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये सांची स्तूप के ऊपर वाला पार्ट है, इसमें भी प्रॉपर स्टोरी नजर आ रही है। अशोका एम्पायर के लायन नजर आ रहे हैं, एलिफेंट्स, रॉयल फैमिली, तो वही सब चीजें हैं। नाउ वी कम टू द सिंबल्स। बुद्धिज्म में काफी सारे सिंबल्स हैं जिनसे किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है, तो आओ उसके बारे में आज जानते हैं। According to the hagiographies about the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree, many early sculptors did not show Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. तो हेजियोग्राफीज मतलब मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, हेजियोग्राफीज मतलब जो किसी ने किसी के प्रेज में लिखी है, यानी कि बुद्धा के डिसाइपल्स ने उनके प्रेज में लिखी है, महावीरा के डिसाइपल्स ने उनके प्रेज में लिखी है, या उनके सक्सेसर्स ने लिखी है, तो वो चीज़ है। तो बुद्धा को भी कहीं पर भी किसी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया, वो तो आज हम उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देख लेते हैं, पर उन्हें उस टाइम पर ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे जब हेजियोग्राफीज रीड करी गई थी, तो उन्हें सिंबल्स के फॉर्म में दिखाया गया। तो सबसे पहला सिंबल है एम्प्टी सीट। एम्प्टी सीट इंडिकेट करता था द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। अगर कहीं पर कोई एम्प्टी सीट का पिक्चर या सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं। ठीक है, द स्तूप, अगर कहीं पे स्तूप बना हुआ दिखता है तो उसका मतलब है महापरिनिब्बाना, मतलब अटेन हो गए डेथ। द व्हील, अगर कहीं व्हील बना दिखता है तो उनका फर्स्ट सेरेमनी की बात हो रही है जो उन्होंने सारनाथ पे दिया था वाराणसी में। अगर कहीं पे ट्री दिखता है तो एक ट्री सिंपली सिर्फ एक ट्री के लिए स्टैंड नहीं करता है बुद्धिज्म में, वो ट्री से पता चलता है कि वो एक इवेंट था बुद्धा की लाइफ में। मतलब अगर एक ट्री दिखाया जाए तो वो ये नहीं कि सिर्फ पेड़ उगा होगा, वो बताया जा रहा है कि ये बुद्धा की लाइफ का एक इवेंट था ट्री में। शाला भंजिका, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन whose touch caused the trees to flower and bear fruits. It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa. तो शाला भंजिका एक लेडी थी जिन्हें माना जाता था कि अगर वो टच करती हैं किसी भी चीज़ को या ट्री को तो उस पर फ्रूट्स और फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उनके टच को सिंबल माने जाने लगा और उन्हें ऑस्पिशियस सिंबल समझा जाने लगा और उनके पिक्चर से डेकोरेट करने लगे थे स्तूप वगैरह। एनिमल्स वर ऑल्सो यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। कुछ एनिमल्स भी थे जिन्हें यूज किया जाता था। एलिफेंट्स को सिग्निफाई करा जाता था स्ट्रेंथ ऑफ विजडम के लिए, तो एलिफेंट्स वर डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। Now we come to the end of the lecture for part 2 and thank you very much for staying with me, and part 3 will be coming very soon, so be ready for it, and till then do revise part 1 and part 2 and read it from your NCERT, and simultaneously the another lecture will be coming very soon, either tomorrow or day after tomorrow, so be ready for it. That's all for today. The Studious Girl in signing off and coming with another video very soon.